हेलो एवरीवन, विवा कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम, यानी कि हमारे जो हरियाणा के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके हम टाइटल्स नेम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो पहली स्लाइड है वो देखेंगे। पहली स्लाइड के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। सिटी ऑफ पार्क नहीं है, यहाँ पे पार्क्स आएगा भाई। क्या आएगा? पहला ही पर्सन गलत लिख रखा है। सिटी ऑफ पार्क्स किसको कहा जाता है भाई? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं, हमारे कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं 900 ईस्वा पूर्व के अंदर भाई, अगर मैं बात करता हूं ईस्वी के अंदर, यहां पर क्या हुआ था? महाभारत युद्ध, महाभारत का युद्ध भी हुआ था भाई। ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ था। और कुरुक्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है भाई? धर्म नगरी। किस नाम से? धर्म नगरी भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाई, सेकंड जो पर्सन है इसमें लिखा हुआ ब्रास सिटी, या फिर मैं बात करूं पित्तल नगरी किसको कहा जाता है? पित्तल नगरी किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भाई क्या बनते हैं? पित्तल के बर्तन बनते हैं। किसके बर्तन बनते हैं? पित्तल के बर्तन बनते हैं भाई। और भाई इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते हैं पित्तल के, इसीलिए रेवाड़ी को पित्तल नगरी या फिर ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा भाई? तीसरे प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? ये प्रश्न मैंने बहुत बार बता लिया भाई। हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? हमारे जींद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, अगर मैं जींद की बात करूं भाई, हमारा जो जींद है सबसे, अगर मैं बात करूं प्राचीन प्राचीन डिस्ट्रिक्ट्स में आता है भाई, ये प्राचीन जिलों में आता है। जींद की बात करूं, ठीक है, कहा जाता है 5 बार जींद नष्ट हुआ, खत्म हुआ, टूटा, तहस नहस हुआ और 5 बार फिर से बन गया। ठीक है, और जींद की अगर मैं बात करता हूं भाई, जींद जो है हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्टों से लगता है, टच होती है इसकी बाउंड्री। और वो 7 कौन कौन से मैंने बताए भी थे। देखो, पहले की अगर मैं बात करता हूं ऊपर से लगे तो कौन सा है भाई? पहला कौन सा जींद को टच होता है? बताओ। पहले की अगर मैं बात करता हूं तो आपका जींद से करनाल, पानीपत, सोनीपत। सोनीपत के बाद अगर मैं बात करता हूं भाई आपका कैथल। कैथल के बाद बात करें रोहतक। रोहतक के बाद बात करें भाई आपका, इधर आ जाए, आपका हो जाएगा हिसार। हिसार के बाद बात करें भाई आपका आ जाएगा फतेहाबाद। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिस्ट्रिक्ट बता दिए मैंने, है ना। तो जींद जिला एक ऐसा जिला है जो हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्टों से टच होता है। हरियाणा का दिल किसको कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। ठीक है, और 7वां डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करता हूं भाई, 7वां डिस्ट्रिक्ट किसका लगता है? जींद के साथ पंजाब का भी लगता है। ठीक है, तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्टों से गिरा हुआ है हमारा जींद, इसलिए इसको हरियाणा का दिल कहा जाता है। दूसरे नंबर पे अगर आपके पेपर में आ जाए हरियाणा का दिल किसको कहा जाता है और ऑप्शन में जींद ना मिले तो आप किसको कहोगे? तो आपका आंसर हो जाएगा भाई रोहतक। तो दूसरे नंबर पे कौन है भाई? सेकंड, अगर मैं हरियाणा का दिल की बात करूं तो आपका आंसर आ जाएगा रोहतक। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? आपका रोहतक आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखेंगे अभी हम। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो तालाबों व बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? तालाबों व बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? यानी कि बहुत सारी तालाब पाई जाती हैं, ऐसा कौन सा शहर है हरियाणा के अंदर? तो वो आपका भाई नारनौल। और नारनौल कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? नारनौल, नारनौल पड़ता है महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, तो ये महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है सिटी। तो महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल को किसको क्या कहा जाता है भाई? तालाबों व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न बड़ा आसान और बड़ा प्यारा है। हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है भाई? हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस करनाल को कहा जाता है। देखो, करनाल जो है हमारा, करनाल जो डिस्ट्रिक्ट है, इसको पेरिस क्यों कहा जाता है? हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है करनाल जिसको भाई पहले से डिसाइड किया गया और डिसाइड करके फिर इसको बनाया गया, सुनियोजित तरीके से बनाया गया, बसाया गया शहर हरियाणा का कौन है? करनाल। ठीक है,
तो करनाल को हरियाणा का क्या कहा जाता है? पेरिस कहा जाता है। आप देखोगे वहां पे हर तरीके की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, बहुत डेवलप्ड सिटी है अपने आप में, ठीक है। फिर करनाल अगर ऑप्शन में ना मिले, करनाल ऑप्शन में ना मिले तो सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन क्या मिलेगा भाई? पंचकुला, ठीक है। तो हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। दूसरे नंबर पे किसको कहा जाता है? पंचकुला। हाँ, अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को जरूर याद रखनी पड़ेगी। अगर मान लो ऑप्शन में ये दे दे, ऑप्शन नंबर ए करनाल, ऑप्शन नंबर बी पंचकुला, ऑप्शन नंबर सी मान लो भिवानी दे दिया, ऑप्शन नंबर डी मान लो जींद दे दिया, तो इसमें आप किस आंसर के साथ जाओगे भाई? करनाल के साथ ही जाना पड़ेगा। पहले आप करनाल को मानेंगे, फिर आप पंचकुला को मानेंगे, ठीक है। तो करनाल अगर ऑप्शन में दे रखा तो इसका करनाल ही आंसर होएगा, कभी आप पंचकुला लगा दो, ठीक है। हाँ, करनाल ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका क्या आंसर हो जाएगा? पंचकुला। ऐसे ही हरियाणा को जो मैंने अभी बताया था, दिल किसको कहा जाता है? जींद। और दूसरे नंबर पे किसको कहा जाता है? रोहतक। तो इसके साथ भी यही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। धान का कटोरा किसको कहा जाता है भाई? करनाल को कहा जाता है धान का कटोरा। धान राइस है ना, राइस जो होते हैं उसका कटोरा किसको कहा जाता है? बाउल किसको कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। क्यों? देखो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूं। 1967 में क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, है ना। क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था भाई। कब आया था ग्रीन रेवोल्यूशन? 1967 में, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूं मैं तो आपका आया था 1967 में। 1967 में आया आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के इंडिया जो है हमारा, इंडिया के 3 स्टेट में आया, 3 स्टेट में। और वो 3 स्टेट कौन कौन से थे भाई? 3 स्टेट आपके कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं आपका हरियाणा, नंबर 2 पे बात करें हमारा पंजाब, और नंबर 3 पे बात करें आपका यूपी। अच्छा, तो हरियाणा है ना, हरियाणा, हरियाणा ने कहा जाता है इतना धान, इतना गेहूं पैदा कर दिया कि भाई हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहने लगे। गेहूं की टोकरी, ठीक है भाई। हरियाणा ने उस टाइम पे इतना अनाज पैदा कर दिया कि हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहने लगे। अपना पेट तो भरा ही भरा, साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं पड़ोसी राज्यों को भी बांट दिया कि लो ले जाओ भाई, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा गया। और भाई हरियाणा का जो करनाल करनाल है उसके अंदर धान जो आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ, इसी वजह से उसको क्या कहने लगे? करनाल को भाई धान का कटोरा कहने लगे, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हमारा भाई, अगला प्रश्न क्या है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? यानी कि बुनकरों का शहर, या फिर इसको वीवर सिटी कहते हैं भाई। वीवर सिटी या बुनकरों का शहर किसको? पानीपत को कहा जाता है। पानीपत में भाई जितने भी हमारे यहाँ सर्दियों में हम कंबल वंबल यूज करते हैं, कंबल दरी सब ये कहां पे बनती है? पानीपत के अंदर बनती है। और 75% कंबल जो है भाई आर्मी के, इंडियन आर्मी के, कहां से जाते हैं भाई? पानीपत से जाते हैं। आपको ये बात भी पता होना चाहिए। तो हरियाणा में बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। और पानीपत में से ही 75% जो आर्मी के कंबल है वो कहां से जाते हैं? पानीपत से ही जाते हैं। तो इसको बुनकरों का रिवर सिटी पानीपत को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। अगला प्रश्न आपका क्या है? साइबर सिटी या फिर मिलेनियम सिटी किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। साइबर, देखो गुरुग्राम में ही बैठे हो, है ना, गुरुग्राम के अंदर बैठे हो, साइबर हब में घूमने जाते हैं सारे के सारे, है ना। चलो भाई डीएलएफ साइबर हब जाएंगे, तो साइबर साइबर हब के नाम से भी जाना जाता है गुरुग्राम को। कॉलर सिटी भी कहा जाता है गुरुग्राम को, मनोरंजन सिटी भी कहा जाता है गुरुग्राम को, ठीक है। इन सभी नामों से हमारा गुड़गांव जो है जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। पिंक सिटी, पिंक सिटी किसको कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है भाई फतेहाबाद को। चलो मैं एक प्रश्न पूछूं, जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद को बसाने का काम किसने किया था? फतेहाबाद को बसाने का काम किसने किया था? जिसको हम क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। उसको बसाने का काम किसने किया था? देखो थोड़ा सा मैं इस पेज को रफ कर देता हूं और फिर मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं और इसको फिर मैं समझाता हूं आप लोगों को।
ठीक है, देखिएगा भाई, पिंक सिटी तो पता चल गया हमने किसको कहा जाता है, फतेहाबाद। ठीक है, ये जो फतेहाबाद सिटी है, ये किसके नाम पे इसका नाम रखा गया था, फतेह खान के नाम पर, फतेह खान के नाम पर इसका नाम रखा गया था। किसके नाम पे रखा गया, फतेह खान के नाम पे। ये फतेह खान कौन था भाई, आपको मैं बता दूं, एक हमारा जिला है जिसको बोलते हैं हम हिसार ए फिरोजा। क्या बोलते हैं भाई, हिसार ए फिरोजा बोलते हैं। और जो हिसार ए फिरोजा है, इसको बसाने का काम किसने किया था, इसको बसाने का काम किया था भाई, ये जो फिरोज लिखा हुआ है, इसका नाम बन जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाने का काम किया था। ठीक है, फतेहाबाद, फतेहाबाद को भी और हिसार को भी बसाने का काम किसने किया भाई, फिरोज शाह तुगलक ने। अब फतेह खान के नाम पर किसको बसाया, फतेहाबाद को, कब, 1352 में। और अगर मैं बात करता हूं हिसार को, तो इसको 1354 में। ठीक है, ये इसकी बात हो जाएगी, मैंने पहले बता रखी है, समझा रखी है। हिसार ए फिरोजा किसको कहा जाता है, हिसार को। देखो हिसार जो शब्द है ना, हिसार जो शब्द है, ये फारसी का शब्द है। किसका शब्द है ये, फारसी शब्द है। इस शब्द का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है किले। क्या होता है इसका मतलब, किले, यानी कि फिरोज के किले। फिरोज शाह तुगलक के किले कहां पे, सारे के सारे हिसार के अंदर है ना। हिसार की लड़की से शादी की थी फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका नाम क्या था, गुजरी। क्या नाम था, गुजरी। और भाई गुजरी के बेटे का नाम क्या था, फतेह खान। है ना, समझ में आई भाई बात। चलो और आगे अगर मेरे को कुछ बताना होगा तो मैं आगे भी इसके बारे में और थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा क्या था। अगला अगर मैं बात करता हूँ, मैग्नेट सिटी किसको कहा जाता है, मैग्नेट, हिसार को कहा जाता है भाई। क्यों कहा जाता है हिसार को मैग्नेट सिटी, हिसार को मैग्नेट सिटी क्यों कहा जाता है, इसकी भी अगर मैं बात करूं, अभी बताते हैं। मैग्नेट सिटी हिसार को क्यों कहा जाता है, भाई जिंदल कंपनी है हिसार के अंदर। कौन सी कंपनी है, जिंदल कंपनी है, कंपनी का नाम है जिंदल, है ना, जिंदल कंपनी। और वो शुरू करी थी ओम प्रकाश जिंदल ने, ओपी, ओपी जिंदल, ओपी जिंदल ने स्टार्ट करी थी भाई। किसने स्टार्ट करी थी, ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल ने। वहां पर प्रॉपर तरीके से मैग्नेट आयरन का काम किया जाता है, लोहे का काम किया जाता है। ठीक है, ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी का क्या नाम है भाई, सावित्री जिंदल, सावित्री जिंदल। और भाई ये एशिया की सबसे अमीर महिला है भाई, एशिया की सबसे अमीर महिला। ठीक है, सावित्री जिंदल। और ओम प्रकाश जिंदल के बेटे का क्या नाम है भाई, नवीन जिंदल, नवीन जिंदल। और जो ये नवीन जिंदल है ना, ये नवीन जिंदल भाई कुरुक्षेत्र से, कहां से, कुरुक्षेत्र से आपका एमपी अभी भाई, हरियाणा में कुरुक्षेत्र से एमपी है। और जो ये सावित्री जिंदल है भाई, और ये किस पार्टी से, नवीन जिंदल, ये है बीजेपी से। और जबकि सावित्री जिंदल निर्दलीय एमएलए बनी है, कहां से, हिसार से, ये एमएलए है, निर्दलीय किसी भी पार्टी से ना खड़े होकर के अपने आप से खड़ी हुई सावित्री जिंदल, और वहां से जीत भी हासिल करी, कहां से, हिसार से। ठीक है, तो निर्दलीय जीतने वाली है सावित्री जिंदल। तो इसी वजह से जो आपका हिसार है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे भाई, अगली स्लाइड करता हूं मैं। चलो अगला प्रश्न है, मछुआरों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, हथनी कुंड बैराज है, हथनी कुंड बैराज को कहा जाता है भाई। क्यों, देखेंगे। मैं कई बार बता चुका हूं ये बात, ब्लू मार्कर ले लेता हूं मैं। देखो हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका हरियाणा है इस तरीके से, है ना, हरियाणा है। इधर आपका आ जाएगा ये दिल्ली। ठीक है, इधर इस तरीके से आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और इधर इस तरीके से ये चला जाएगा हरियाणा का। ठीक है, देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पे है कालेश्वर, क्या है, कालेश्वर। और भाई आपकी यहां से यमुना नदी इसमें एंट्री करती है, कालेश्वर में, यमुना नगर में। और इसके बाद आपका एक बैराज बना रखा है,
जिसका नाम है हथनी कुंड। हथनी कुंड। और इस हथनी कुंड के अंदर भाई मछलियां बहुत होती है, मछलियां पाली जाती है इस हथनी कुंड के अंदर। तो इसी वजह से यहाँ पर भाई मछुआरों का स्वर्ग इसको कहा जाता है, हथनी कुंड को। ठीक है, और ये कहाँ पे है, किस नदी पे है पूछ ले तो यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पे है? यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ पे एंट्री लेती है? कालेश्वर में एंट्री लेती है ना। कालेश्वर कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपके हरियाणा के? यमुना नगर में। ठीक है भाई, यमुना नगर में। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ये फिर आ गया, धर्म नगरी किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था भाई। ठीक है, 900 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और जब महाभारत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता के चलूं तो किस किस के बीच में हुआ था? पांडवों और कौरवों के बीच में। पांडवों और कौरवों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जीत किसकी हुई थी भाई इसमें? पांडवों की हुई थी, और कौरवों की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, और ये क्या, कैसा युद्ध बोला जाता है? धर्म युद्ध बोला जाता है। ठीक है, इसमें पांडवों की जीत हुई थी। पांडव, 5 पांडव कौन कौन थे? सबसे ऊपर अगर मैं बात करता हूं, कौन था भाई? युधिष्ठिर। फिर उसके बाद कौन था? भीम। उसके बाद अर्जुन। फिर उसके बाद नकुल, और उसके बाद सहदेव। ये 5 पांडव थे। ठीक है, और इनका एक और भाई था भाई। ठीक है, छठे नंबर का भाई कौन था? कर्ण। ठीक है, और कर्ण के नाम पे कौन सी नगरी बसाई गई थी? कर्ण नगरी, है ना। कर्ण नगरी, करनाल, करनाल को बसाया गया था। तो पांच पांच पांडव थे, और छठा तो अगर मैं देखूं तो कुंती ने एक्सेप्ट ही नहीं करा था। लास्ट में कुंती जो है कर्ण के पास गई कि मेरे 5 बेटे हैं, उनको मारना मत, क्योंकि कर्ण बचपन से ही बलशाली था। कवच और कुंडल इसके पास थे। ठीक है, कवच जो है बॉडी पे होता है, कुंडल जो कानों में पहने जाते हैं। ठीक है, पावरफुल था कर्ण। अर्जुन को आराम से मार सकता था। ठीक है, लेकिन कुंती से वहां पर उस टाइम पे कर्ण ने ये कहा कि आपको अब अपने बेटे की याद आ गई है तो चलो कोई बात नहीं, आपके 5 बेटे ही रहेंगे। ठीक है, 5 से कम कोई नहीं होने दूंगा मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अर्जुन और कर्ण में से आपका एक एक बेटा रहेगा, या तो अर्जुन रहेगा या फिर कर्ण रहेगा। अर्जुन को मैं जरूर हराऊंगा युद्ध में। ठीक है, और तभी तो कर्ण ने पता नहीं कितनी बार भीम को बचाया, पता नहीं कितनी बार इसको क्या बोलते हैं, नकुल को, सहदेव को, इनको बचाया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं भाई, पांडवों की यहाँ पे जीत हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। और जब कौरवों के 100 के 100 पुत्र जो थे वे मारे जाते हैं, गांधारी के बेटे मारे जाते हैं, गांधारी जो थी, तो गांधारी अपने जो उसका बेटा था, उनके सभी के मरने के बाद तो कृष्ण को श्राप देती है कि आपका जो यदुवंशी वंश है वो भी ऐसे ही समाप्त होएगा जैसे आपने हमारे वंश का नाश कर दिया। ठीक है, और देखो फिर यदुवंशियों का भी ऐसे ही क्या हुआ, विनाश हुआ था, है ना। तो ये हो जाएगा भाई, इसको मैं कर देता हूं रफ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई? साहित्यकारों का आराध्य स्थल किसे कहा जाता है? साहित्यकारों का आराध्य स्थल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सिही ग्राम। और ये ग्राम कहां पे पड़ता है भाई? फरीदाबाद में। फरीदाबाद। क्यों कहा जाता है इसको साहित्यकारों का आराध्य स्थल? सूरदास को जानते हो? सूरदास। सूरदास भाई जो है बचपन से ही अंधा था, बचपन से अंधा था, और फिर भी इसने कितनी कविताएं लिखी, कितनी कहानियां लिखी। ठीक है, सूर सागर। ठीक है, बहुत सारी इसने जो है किताबें लिखी अंध होने के बावजूद भी। और ये कहाँ पे थी? सिंह ग्राम के अंदर सूरदास थे, और इसी वजह से इस जगह को क्या बोल देते हैं हम? साहित्यकारों का आराध्य स्थल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। भारत का क्यूबा किसे कहा जाता है? कोई मेरे को बताएगा क्यूबा जो है, क्या कोई जगह का नाम है? क्या कोई कंट्री का नाम है? बिल्कुल एक कंट्री का नाम है भाई, क्यूबा। क्यूबा जो है
क्यूबा एक कंट्री का नाम है, और इस कंट्री में सबसे ज्यादा क्या निकलते हैं, बॉक्सर निकलते हैं। कौन निकलते हैं भाई, बॉक्सर निकलते हैं। अगर मैं हरियाणा में पूछ लूं हरियाणा का क्यूबा किसको कहा जाता है, यानी कि हरियाणा में ऐसी कौन सी जगह है जहां से सबसे ज्यादा बॉक्सर निकलते हैं, वो कौन सी जगह है, वो हो जाएगा भाई आपकी भिवानी। भिवानी में सबसे ज्यादा बॉक्सर निकले हैं भाई भिवानी से, इसलिए इसको इसको क्या बोलते हैं भाई, भारत का क्यूबा बोल देते हैं, या हरियाणा का क्यूबा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं रफ इधर से भी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है भाई, विज्ञान नगरी या साइंस सिटी किसको कहा जाता है, अंबाला को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंबाला के अंदर जो साइंटिस्ट, अगर मैं बात करता हूँ लैब के जो सामान है भाई, इंस्ट्रूमेंट है, पीपीटी वगैरह या फिर ट्यूब वगैरह, ठीक है, ये बिकर वगैरह, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे बनते हैं भाई, अंबाला के अंदर बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, हम साइंस सिटी बोल देते हैं। अच्छा, अंबाला को मिक्सी सिटी भी बोलते हैं, मिक्सी सिटी। मिक्सी तो पता होगा ना, जिसमें हम जूस वूस निकालते हैं, तो अंबाला में मिक्सी बहुत ज्यादा बनती है, इसी वजह से इसको अंबाला को मिक्सी सिटी भी बोलते हैं। अंबाला को मिक्सी सिटी, साइंस सिटी इन नामों से जाना जाता है। और आम्बों की नगरी भी कहा जाता है ना, आमों की नगरी, क्योंकि आम बहुत ज्यादा होते थे अंबाला में। लेकिन अभी प्रेजेंट में पूछ लू हरियाणा में सबसे ज्यादा आम कहाँ पर होते हैं, तो बता सकते हो, हरियाणा में सबसे ज्यादा आम कहाँ पे होते हैं आज के समय में, तो भाई यमुनानगर के अंदर होते हैं, यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा आम होते हैं। कभी आम की बात आते ही अंबाला, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा, आम्बों की अधिकता की वजह से, अंबालिका राजपूत की वजह से, अंबा देवी की वजह से, इनकी वजह से अंबाला का नाम अंबाला पड़ा था। तो अब ये मत सोचना कि क्योंकि अंबाला में से ही यमुनानगर निकला है, और जो वो पोर्शन था जहां पे आम ज्यादा होते थे वो यमुनानगर की तरफ खिसक गए, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, वीर भूमि, यानी कि जहां से आर्मी के बहुत सारे नौजवान निकले, रेवाड़ी है, और साथ के साथ इसको भारत का इजराइल भी कहा जाता है भाई, रेवाड़ी को भारत का इजराइल, और साथ के साथ वीर भूमि भी किसको कहा जाता है, रेवाड़ी को कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखो भाई फिर से आ गया वो प्रश्न, मैंने बताया था बुनकरों का शहर या वीवर सिटी किसको कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है। पानीपत में 75% जो कंबल वंबल है, दरिया है, वो कहाँ पे जाती है भाई, आर्मी में भी पहुंचाई जाती है, हमारी इंडियन आर्मी के पास पहुंचा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हैंडलूमों का शहर किसको कहा जाता है, हैंडलूम, वीवर, और साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ, ये सारे के सारे बात एक ही है, हैंडलूमों का शहर भी किसको कहा जाता है, पानीपत, यानी कि हाथ से बनाई जाती है, दरी वरी जो है हाथ से बनाई जाती है, कुछ कंबल भी होते हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको हैंडलूमों का शहर भी पानीपत को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है भाई, उपकरणों का शहर किसे कहा जाता है, उपकरण, अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया अंबाला साइंस सिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं, उपकरण बनते हैं भाई, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, इसलिए इसको अंबाला को साइंस सिटी भी बोलते हैं और इंस्ट्रूमेंट सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है, ये प्रश्न भी मैंने समझा रखा है भाई, मंदिरों की नगरी भिवानी को कहा जाता है। हालांकि आज के समय में तो मंदिर की बात करूं मैं, सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पे पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा मंदिर आपके मिलेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर, धर्म नगरी जिसको बोला जाता है। लेकिन फिर भी मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है, वो भिवानी को कहा जाता है। पुराने समय में भिवानी में सबसे ज्यादा मंदिर होते थे, इसलिए इसको भिवानी को क्या बोला गया, मंदिरों की नगरी। यहां से मैं एक बात और बता दूं, अगर पूछ ले गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर, ये गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है भाई कैथल को, यानी कि गुरुद्वारे कैथल में ज्यादा मिलेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्या है भाई, एजुकेशन सिटी किसको कहा जाता है, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी किसको कहा जाता है। देखो दो नाम लिख रखे हैं, रोहतक और सोनीपत, दोनों ही है भाई, कभी भी दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, आएंगे तो इस तरीके से पूछे जाएंगे, ए और बी दोनों सही, इस तरीके से प्रश्न में आएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, बताता हूँ एजुकेशन सिटी इनको क्यों कहा जाता है, रोहतक को और सोनीपत को, है ना, क्यों कहा जाता है रोहतक को और किसको भाई,
सोनीपत को। ए लो मैं लिख देता हूं इधर, मार्कर भले ही मैं चेंज कर लेता हूं, यहां पे लिख दिया मैंने सोनीपत। और रोहतक जो है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एजुकेशन सिटी। दोनों के अलग अलग रीजन है। सोनीपत के अंदर अगर मैं बात करता हूं भाई, यूनिवर्सिटी और कॉलेज बहुत ज्यादा है। क्या है, सोनीपत में यूनिवर्सिटी और कॉलेज बहुत ज्यादा है ना। सर छोटू राम यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर है, डीकरस्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कॉलेजों की वजह से और यूनिवर्सिटियों की वजह से सोनीपत को बोलते हैं एजुकेशन सिटी। जबकि रोहतक को क्यों बोलते हैं, रोहतक के अंदर भाई सबसे ज्यादा मिलते हैं आपके एकेडमिक सेंटर, बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, एसएससी के सेंटर मिल जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, एकेडमिक बहुत ज्यादा मिलती है, यानी कि इस वजह से रोहतक को भी क्या बोलते हैं हम भाई, एजुकेशन सिटी बोलते हैं। कॉलेज भी बहुत ज्यादा है रोहतक में, ऐसी बात नहीं है, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो इसको की भी क्या बोलते हैं फिर, एजुकेशन सिटी, इसी वजह से बोलते हैं, है ना। अब अगला पर्सन है हमारा भाई, अगला पर्सन हमारा ट्राई सिटी। ट्राई सिटी किसको कहा जाता है, ट्राई सिटी, ट्राई मैंने तीन होता है। ठीक है, तो तीन सिटियों की बात कर रहे हैं, ट्राई सिटी, तीन सिटी की बात कर रहा है, तीन सिटियों की बात कर रहा है। तो तीन सिटियों का पेयर क्या है, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। क्या है भाई, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। इसको भाई इन तीनों को ही ट्राई सिटी बोला जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, आज मैं क्लास में जितने भी पर्सन करा रहा हूँ सारे के सारे पर्सन ऐसे हैं जो पेपर के अंदर रिपीटेड है ना। ऐसा कोई भी पर्सन मैंने नहीं उठाया कि जो पेपर में नहीं आया हुआ या पूछा नहीं गया हो। ठीक है, सारे के सारे पर्सन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो ये पर्सन भी बहुत बार पूछा जाता है भाई। ट्राई सिटी किसको कहा जाता है, पंचकुला, पंचकुला के साथ जुड़ा हुआ चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जोड़ रखा है मोहाली, तो इसको बोलते हैं ट्राई सिटी, है ना। चलो अगली स्लाइड कर लेता हूं मैं स्टार्ट। अगला प्रश्न है भाई, औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है, औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है। आपके दिमाग में एक बार तो ये आएगा कि गुड़गांव को कहते होंगे, है ना। नहीं भाई, गुड़गांव को नहीं, फरीदाबाद को औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद को बोलते हैं। यहाँ पे आपके ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं, टायर वगैरह बनते हैं, बाटा के जूते बनते हैं। ठीक है, क्या क्या बनते हैं, ट्रैक्टर बनाए जाते हैं भाई, टायर बनाए जाते हैं, और बात करें भाई बाटा के जूते बनाए जाते हैं फरीदाबाद के अंदर। तो फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल नगरी बोलते हैं, यानी कि औद्योगिक नगरी बोलते हैं। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं 10-15 साल पहले, तो गुरुग्राम के अंदर कुछ भी नहीं था, है ना। 10-15 साल के बाद जो यहाँ पे एकदम से डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल नगरी ये बनी है। ठीक है, आज के समय में हम इसको फाइनेंस कैपिटल बोल सकते हैं। ठीक है, गुरुग्राम को। अगला प्रश्न है, कोलर सिटी ऑफ हरियाणा। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोलर सिटी भी किसको बोलते हैं, गुरुग्राम को। मनोरंजन सिटी किसको बोलते हैं, गुरुग्राम को। ठीक है, और भाई साइबर हब सिटी किसको बोलते हैं, गुरुग्राम को। सारे के सारे इसी के पर्सन है ना। अगला पर्सन है, अच्छा फिर आ गया, मेडी सिटी किसको बोलते हैं भाई, गुरुग्राम को बोलते हैं मेडी सिटी भी। अगला पर्सन है पेपर सिटी। पेपर सिटी यमुनानगर को बोलते हैं, लेकिन क्यों, यमुनानगर को पेपर सिटी क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि जो हमारे पेपर है ना, जिसपे हम पढ़ाई करते हैं, पेपर सबसे ज्यादा यहीं पे बनते हैं। ठीक है, पेपर जो है हमारे, जो कॉपी हम यूज करते हैं ब्लैक कलर की या व्हाइट कलर की, जो भी कॉपी हम यूज करते हैं, तो ये जो है ये कहाँ पे बनते हैं, यमुनानगर के अंदर बनते हैं भाई, है ना। यमुनानगर की एक चीज और फेमस है भाई, जगाधरी नंबर 1। क्या फेमस है, जगाधरी नंबर 1, दारू है भाई, दारू। ठीक है, वो भी फेमस है यमुनानगर की बहुत, जगाधरी नंबर 1 संतरा है। तो वो नहीं पीनी है भाई किसी ने। ठीक है, कभी सोचो कि लो भाई आज सर ने बोल दिया जगाधरी नंबर 1, आज ही खुलने दो डट्टा है, लगने दो मगड़, वो नहीं करना है। हाँ, चलो भाई अगला जो है शुगर सिटी। शुगर सिटी दो है, एक है पलवल भाई, एक है रोहतक। पलवल और रोहतक को शुगर सिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो मिल वगैरह है वो सबसे ज्यादा रोहतक और किस में मिलेंगे, पलवल में मिलते हैं, जहाँ पे गन्ना खरीदा जाता है और जहां से फिर हम वहां से गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज अगर मैं बात करता हूँ, शुगर सिटी पलवल और किसको बोला जाएगा, आपके रोहतक को बोला जाएगा। अगला भाई, पेट्रोकेमिकल हब किसको बोला जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, पेट्रोकेमिकल हब किसको बोला जाता है, ये प्रश्न पूछा है। और ये किसको बोला जाता है भाई, ये पानीपत को बोला जाता है, किसको बोला जाता है,
आपके पानीपत को बोला जाता है, पानीपत को। क्यों बोला जाता है आपको मैं बता दूं भाई, पानीपत के अंदर तेल की फैक्ट्री है भाई, ऑयल फैक्ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है भाई, है ना। पानीपत के अंदर ऑयल की फैक्ट्री है जहां पर कच्चा तेल लाया जाता है, पेट्रोल, और वहां पे उसको फिर क्या किया जाता है, यूज करने लायक बनाया जाता है पानीपत के अंदर भाई, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल हब, यानी कि पेट्रोल ही तो आएगा, पेट्रो ही आ गया, पेट्रो मैंने पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल हब पानीपत के अंदर है, ठीक है। बहुत बड़ी रिफाइनरी बोलते हैं उसको, है ना। तो वो कहाँ पे है, पानीपत के अंदर है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी नैनो सिटी। नैनो सिटी किसको कहा जाता है, नैनो सिटी देखो कई बार पेपर में सीधा आएगा पंचकुला को कहा जाता है, लेकिन आजकल भाई थोड़ा सा पेपर बनाने वाला भी समझदार हो गया है। अब पंचकुला नहीं, रायपुर आएगा, रायपुर। रायपुर कहाँ पे पड़ता है, पंचकुला के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। तो नैनो सिटी किसको कहा जाता है, पंचकुला को, और पंचकुला में भी अगर पूछ ले किसको, रायपुर को कहा जाता है क्या, नैनो सिटी। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी आपकी गुड़गांव है भाई, गुरुग्राम को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगला फिर देखो मनोरंजन सिटी बताया था मैंने, गुरुग्राम को बोलते हैं, सारे बता दिए ये मैंने। सिटी ऑफ कॉटन, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा कॉटन की अगर मैं बात करता हूँ, ये पलवल को बोला जाता है। क्यों, इसके अंदर भाई क्या किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है कॉटन को सबसे ज्यादा, पलवल के अंदर बिजनेस किया जाता है पलवल के अंदर कॉटन का, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ कॉटन पलवल को बोला जाता है। अगला प्रश्न है शहीदों का, अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है शहीदों का शहर किसको कहा जाता है, शहीदों का शहर। शहीद अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा झज्जर से, और आपको प्रश्न पूछ लूं मैं, झज्जर को बसाने का काम किसने किया था, झज्जर को बसाने का काम किसने किया था, जिसको उस एरिया का किसान नेता भी बोलते हैं, नाम क्या था, सेठ, क्या नाम था, सेठ छज्जू राम, क्या नाम था भाई, सेठ छज्जू राम। सेठ छज्जू राम ने क्या किया था भाई, झज्जर को बसाने का काम किया था। और सबसे ज्यादा शहीदों की अगर मैं बात करता हूँ, शहीद हरियाणा में जो हुए हैं वो भाई झज्जर में हुए हैं, इसी वजह से इसको शहीदों का शहर भी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है धर्मार्थ न्यासों का शहर किसको कहा जाता है, भिवानी को, यानी कि सबसे ज्यादा धार्मिक लोग, भगवान को मानने वाले लोग भिवानी के अंदर मिलते हैं भाई, सुबह सुबह उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसको बोला जाता है, भिवानी, और इसी वजह से भिवानी के अंदर मंदिर भी ज्यादा थे, है ना, तो इसको मंदिरों की नगरी भी बोलते हैं, वो मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे भाई, अगली स्लाइड लेके आता हूं अभी। नदी नहरों का नगर किसको कहा जाता है, नदी नहरों का नगर किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है टोहाना। टोहाना कहाँ पे पड़ता है भाई, टोहाना किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा की, टोहाना पड़ता है आपकी फतेहाबाद, कहाँ पे पड़ता है, फतेहाबाद के अंदर। तो इसको ऐसा क्यों बोला गया कि ये नदी नहरों का शहर है, नगर है, क्योंकि भाई अगर मैं बात करता हूँ भाखड़ा नांगल डैम, उधर से घग्गर नदी हरियाणा की, ये सारी की सारी नदी आना क्या टोहाना में मिलती है भाई, टोहाना में बहुत सारी नदी इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारी नहरें निकल जाती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नदी नहरों का नगर बोलते हैं टोहाना को। और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, फतेहाबाद। फतेहाबाद किसके नाम पे बसा था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ, फतेह खान के नाम पे, किसका बेटा था, फिरोज शाह तुगलक का बेटा था, मदर नेम क्या था, गुजरी, ठीक है, वेरी गुड। अगला पर्सन हमारा क्या है भाई, सिटी ऑफ वॉर हीरोज किसको बोला जाता है, सिटी ऑफ वॉर हीरोज, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये पर्सन, भिवानी, भिवानी को बोला जाता है सिटी ऑफ वॉर हीरोज, ठीक है। अगला पर्सन देख लेते हैं मिक्सी सिटी, देखो मैं बता चुका हूँ मिक्सी सिटी किसको बोलते हैं, अम्बाड़ा को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिक्सी जो है वो बहुत ज्यादा बनती है, इसी वजह से इसको मिक्सी सिटी बोलते हैं। अगला भाई गुरुद्वारों का शहर, ये भी देखो मैं बता चुका हूँ, कैथल को बोलते हैं। कैथल को देखो थोड़ी ही मैं स्टोरी अगर मैं बताऊं, आपका नाइन्थ सिख गुरु, नाइन्थ नंबर का सिख गुरु, जिसका क्या नाम था भाई, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, वो अपनी शहादत देने के लिए औरंगजेब के दरबार में जाने लग रहा था, ठीक है। तो कैथल में पहुंचा, कहां पे पहुंचा,
कैथल में पहुंचा, और जब कैथल में आया तो वहां पर एक नीम का पेड़ था भाई। क्या था? नीम का पेड़। और उस नीम के पेड़ के नीचे एक बच्चे का इलाज करा। किसका? एक बच्चे का इलाज करा। और जब उस बच्चे का इलाज करा तो बाद में वहीं पे उस नीम का जो जहां पे पेड़ था उसी नाम से गुरुद्वारा बना दिया गया, नीम साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? नीम साहिब गुरुद्वारा। और जहां भी गुरु तेग बहादुर जी विश्राम करते, रेस्ट करते, वहां पर भी एक गुरुद्वारा बनता गया। कैथल के अंदर जहां पे विश्राम किया वहां पे अगर मैं बात करता हूं कौन सा बन गया भाई? मंजी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है। और मंजी साहिब गुरुद्वारा भाई करनाल में भी है, सॉरी अंबाला के अंदर भी है, और भाई पंचकुला के अंदर भी है। ठीक है। और भाई रोहतक के अंदर भी है। और ये रोहतक वाला जो मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं रोहतक वाले के बारे में बताता हूँ। जहां जहां मतलब गुरु तेग बहादुर रुके वहां वहां पे गुरुद्वारा बनता चला गया। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा एक वो लेकर के समझाता हूँ, इसको रफ करके समझाता हूँ कैसे कैसे चले थे। देखेंगे भाई। मैंने बताया सबसे पहले पंचकुला, पंचकुला से गए आपके भाई अंबाला, अंबाला से करनाल, करनाल से कैथल, कैथल से भाई रोहतक, और रोहतक से भाई फिर प्रॉपर रोहतक, ये बताऊंगा मैं क्या लिख रहा हूं मैं। रोहतक से फिर भाई दिल्ली। इस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी चले। पंचकुला में जहां पे विश्राम करा गुरु तेग बहादुर ने, यहाँ पे गुरुद्वारा बन गया, क्या नाम से? मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी का मतलब होता है खाट। हिंदी में अगर मैं बात करता हूँ मंजी का मतलब क्या होता है? खाट। तो जहां पे उसने विश्राम करा वहीं पे क्या बना? मंजी साहिब गुरुद्वारा। फिर भाई गुरु तेग बहादुर जी अंबाला पहुंचे, तो अंबाला में भी क्या बन गया? मंजी साहिब गुरुद्वारा। फिर कहां पे पहुंचे? करनाल में, और करनाल में भी क्या बन गया भाई? मंजी साहिब गुरुद्वारा। फिर कैथल में पहुंचे, कैथल में भी क्या बना दिया? मंजी साहिब गुरुद्वारा, और साथ के साथ कौन सा गुरुद्वारा? नीम। ये नीम वाला बहुत पूछा जाता है पेपर में, कैथल का। उसके बाद फिर भाई रोहतक के एक गांव में पहुंचा, उस गांव का नाम था भाई लाखन माजरा। लाखन माजरा रोहतक से भाई 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है ये गांव। ठीक है, लाखन माजरा। और लाखन माजरा में विश्राम किया गुरु तेग बहादुर ने, और वहां पर भी कौन सा गुरुद्वारा बना? मंजी साहिब गुरुद्वारा। और ये भाई आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लाखन माजरा वाला। ये बहुत बार पेपर में रिपीट होता है, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड पर्सन है ये लाखन माजरा वाला, इनमें बाकी मंजी साहब में। ठीक है। और ये लाखन माजरा के अंदर ही मैं बात करूं, पंजाब के अंदर एक फेस्टिवल बनाया जाता है, होला मोहल्ला फेस्टिवल। लेकिन हरियाणा में पूछ ले तो हरियाणा के लाखन माजरा में होला मोहल्ला उत्सव कहां पे बनाया जाता है भाई? ये बनाया जाता है आपके लखन माजरा मंजी साहिब गुरुद्वारा के अंदर। किसकी याद में मनाया जाता है ये? गुरु तेग बहादुर की याद में। फिर प्रॉपर रोहतक पहुंचे भाई तेग बहादुर जी। अच्छा, रोहतक, प्रॉपर रोहतक के अंदर मंजी साहिब गुरुद्वारा ना बना करके कौन सा गुरुद्वारा बनाया? यहाँ पे बनाया बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। ठीक है। फिर पहुंचे भाई प्रॉपर दिल्ली। और भाई जब दिल्ली गुरु तेग बहादुर जी पहुंचे तो यहां पर भाई औरंगजेब के पास जाना था, औरंगजेब को समझाना था कि भाई गुरुओं का पद जो है बहुत बड़ा होता है। लेकिन भाई औरंगजेब कहाँ मानने वाला था? औरंगजेब ने कहा कि आप अपना जो है सिख रिलीजन छोड़ दो और आप मुस्लिम रिलीजन इस्लाम को अपना लो। अगर आप अपनाते हो तो ठीक है, आपको छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज मार दिया जाएगा। तो जो गुरु तेग बहादुर है इसके साथ कहा जाता है 700 अनुयायी उसके साथ उस टाइम पे गए थे, 700 लोग। और एक एक कर करके उनकी गर्दन उड़ा दी गई थी। ठीक है। तो फिर जब ये चीज नहीं मानी गुरु तेग बहादुर ने तो लास्ट में दिल्ली के अंदर ही
गुरु तेग बहादुर को भी क्या कर दिया भाई, शीश उड़ा दिया गया। और इसी वजह से दिल्ली के अंदर क्या, कौन सा गुरुद्वारा बना, शीशगंज गुरुद्वारा। कौन सा, शीशगंज गुरुद्वारा। तो ये सारे के सारे गुरुद्वारे आपको भाई याद रखने हैं। मैंने क्या कहा, गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ भाई, इसको मैं कर दूं रफ, इसको मैं रफ कर देता हूं अभी। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। आगे भाई, धनंजय लोगों की नगरी, धनंजय लोगों की नगरी किसको कहा जाता है, धनंजय। धनंजय का मतलब होता है भाई अमीर, अमीर लोग, पैसे वाले लोग। और ये किसको कहा जाता है, धनंजय लोगों की नगरी किसको कहा जाता है भाई, बेरी को कहा जाता है, बेरी। और बेरी आपके किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, बेरी में यहाँ पे लिख देता हूँ, बेरी हमारे हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में, झज्जर में पड़ती है भाई। किस में पड़ती है, झज्जर के अंदर पड़ती है। और बेरी को धनंजय लोगों की नगरी कहा जाता है, यानी कि पैसे वालों की नगरी कहा जाता है, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है ना। तो बेरी को कहा जाता है भाई। और बेरी के अंदर भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से लगातार रघुवीर का ध्यान, क्या नाम है, रघुवीर, रघुवीर का ध्यान लगातार भाई 7 बार एमएलए बन चुका है भाई। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति इस हमारी जो विधानसभा थी, ये विधानसभा जो हमारी अभी चल रही है, इस विधानसभा का सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी रघुवीर कादियान है। इसकी लगभग 80 के आसपास इसकी उम्र हो चुकी है भाई, 80 साल का हो चुका है। सबसे ज्यादा उम्र का एमएलए हमारे हरियाणा का रघुवीर कादियान ही है, जो कहां से एमएलए बनता है, बेरी से, झज्जर से बनता है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिल्पकारों का कुंभ किसको कहा जाता है, ठीक है। शिल्पकारों का कुंभ किसको कहा जाता है भाई, सूरज कुंड को कहा जाता है। और ये सूरज कुंड कहां पे पड़ता है, इसके बारे में देखो मैं बताता हूँ। सूरज कुंड की अगर मैं बात करता हूँ भाई, इसको बनवाने का काम किसने किया था, अनंग पाल तोमर ने। किसने, अनंग पाल तोमर, ठीक है। और अनंग पाल तोमर जो थे भाई, इसने सूरज कुंड को बनवाया। और सूरज कुंड इसको क्यों बोला जाता है, ये जो कुंड बना हुआ है ना, ऐसा बना हुआ है जैसे कि उगता हुआ सूरज। और जो ये अनंग पाल तोमर है, ये सूर्य को उपासक था भाई, सूर्य को अपना भगवान मानता था भाई, सूर्य को अपना भगवान मानता था, इसलिए इसने ऐसा कुंड बनवाया। और ये सूरज कुंड जो है, ये एक गांव है। और ये सूरज कुंड गांव जो है कहां पे पड़ता है भाई, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। जब मैंने फरीदाबाद लिख दिया तो ये प्रश्न में बता चुका हूं, फरीदाबाद का नाम किस नाम पे पड़ा था भाई, बाबा फरीद के नाम पे पड़ा था भाई। किसके नाम पे पड़ा था, बाबा फरीद के नाम पे फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद पड़ा था। ये याद रखना। सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगता है भाई, आपके फरीदाबाद में लगता है, हर साल लगता है, फरवरी में लगता है, 15 दिन तक ये लगाया जाता है, ठीक है। अब ये फरवरी में लगने वाला, जब मैं मेलों के बारे में बताऊंगा तो जो सूरजकुंड का मेला उसके बारे में पूरा कंप्लीट आपको समझाऊंगा, कितने मेले लग चुके हैं। पहले ये स्टेट लेवल का होता था, स्टेट इसके अंदर एंट्री करते थे, अब ये इंटरनेशनल लेवल का मेला होने लगा। इसमें अदर अदर कंट्रियां भी आकर के शामिल होनी स्टार्ट हो चुकी है। ये सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा, कौन पार्टनर कंट्री बनता है इसका, कौन अपना पार्टनर स्टेट बनता है, सारी की सारी चीजें इसमें बता देंगे, ठीक है। अगला पढ़ेंगे, गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है, गोल्डन सिटी, सोने की नगरी किसको कहा जाता है भाई, सोनीपत को कहा जाता है। इसका पुराना नाम ही क्या था, स्वर्णप्रस्थ। क्या नाम था, स्वर्णप्रस्थ। पांडवों ने मांगा था भाई, पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे कि भाई हम युद्ध नहीं करेंगे, महाभारत का युद्ध नहीं होएगा, क्यों हम लड़े आपस में भाई भाई, आप हमारे को ऐसा करो 5 गांव दे दो। जिनमें से एक गांव कौन था, सोनीपत भी था, जिसको स्वर्णप्रस्थ बोला जाता था उस समय में। एक था पनप्रस्थ पानीपत, एक था इंद्रप्रस्थ दिल्ली, और एक था भाई तिलपत, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्या मांगे थे भाई, गांव मांगे थे, ठीक है, पांडवों ने। तो गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है, सोनीपत को, सोने की नगरी सोनीपत को कहा जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद भाई, अच्छा सोनीपत का नाम सोनीपत क्यों पड़ा था, लेकिन स्वर्ण नगरी की वजह से पड़ा था, या फिर स्वर्ण नगरी से भी बोल सकते हैं हम सोनीपत, क्योंकि स्वर्ण प्रस्ती बोलते थे इसको। या फिर अगर मैं बात करता हूं, जो श्रवण कुमार था, क्या नाम था, श्रवण कुमार,
उसके नाम पे भी वही इसका नाम सोनीपत बोला जाता है, पड़ा था। श्रवण कुमार के नाम पे भी सोनीपत का नाम सोनीपत रखा गया था। ठीक है, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सैनिकों का घर किसको कहा जाता है? सैनिकों का घर, वीर भूमि किसको कहा था मैंने? रेवाड़ी को कहा था। शहीदों का घर किसको कहा था मैंने? झज्जर को कहा था। शहीदों की नगरी झज्जर को कहा था। लेकिन यहाँ पे सैनिकों का घर पूछ लिया तो रेवाड़ी आ जाएगा भाई। वीर भूमि किसको कहा? रेवाड़ी को। तो सैनिकों का घर भी को क्या होगा? रेवाड़ी। अगला प्रश्न, हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बार बार रिपीट का होता है भाई। क्या पूछा? हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। ये है कहाँ पे भाई? इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। मैं एक बार थोड़ा ये जो लिखा हुआ है इसको कर देता हूं रफ। ठीक है, इसको क्या कर देता हूं मैं? रफ। और अभी बताएंगे हम शेख चिल्ली का मकबरा जो है इसको हरियाणा का ताजमहल क्यों कहा जाता है। चलो भाई, तो मैं ऊपर लिख लेता हूं सबसे पहले यहां पे शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पे भाई? ये थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर। ये शेख चिल्ली था कौन भाई? ये शाहजहां का धर्म गुरु माना जाता है, गुरु था। ठीक है, जो शाहजहां थे उस टाइम पे क्या थे? शाहजहां, जिसने भाई ताजमहल बनवाया है ना। किसके लिए बनवाया था ताजमहल? मुमताज के लिए, है ना। हाँ, मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था भाई। ठीक है, शाहजहां ने। और अपनी पूरी लाइफ जब जेल में शाहजहां ने काटी, क्योंकि औरंगजेब अगले शासक बने, अपने पिता को बंधक बनाया और ताजमहल के सामने एक जेल बनाई, उसको उसके अंदर खड़ा रहता और ताजमहल को देखता है। ठीक है, तो मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था भाई। हम किसके लिए ताज बनवाए हैं? है ना, ऐसे ही सोच रहे हो ना। देख लो भाई किसके लिए ताज बनवाओगे। चलो शाहजहां की बात करते हैं। शेख चिल्ली कुरुक्षेत्र में घूमने फिरने के लिए आया, मौज मस्ती करने के लिए। चलो भाई कुरुक्षेत्र को देखते हैं कैसा कैसा सा है। कहा जाता है इसमें महाभारत का युद्ध हुआ, कृष्ण भगवान आए, पांडव आए, कौरव आए, ऐसे युद्ध चला। तो देखे तो क्या है कुरुक्षेत्र के अंदर? भाई साहब आया और बाबूजी को अटैक हो गया, है ना, और डेथ हो गई मर गया। तो यहाँ पर जो शेख चिल्ली की डेथ हो गई कुरुक्षेत्र थानेश्वर के अंदर, तो भाई शाहजहां ने कहा कि भाई हमारा गुरु है, कहीं ना कहीं हम इसको गुरु मानते हैं अपना, तो भाई इसके लिए हम एक मकबरा बनवाएंगे और इतना सुंदर बनवाएंगे ब्लैक स्टोन का। किसका? ब्लैक स्टोन, काले पत्थर का, काले संगमरमर पत्थर का। मैं क्या बनवाऊंगा? एक मकबरा बनवाऊंगा सुंदर। शाहजहां ने, क्योंकि शाहजहां का शासन था, शाहजहां ने बोला अब ये तो है नहीं, शाहजहां पहुंच जाएगा काम करवाने के लिए। तो शाहजहां का जो बेटा था भाई, जिसका नाम क्या था? दारा सिको। तो दारा सिको ने क्या बनवाया भाई? शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया। लेकिन ये कहा जाता है इतना सुंदर मकबरा बन गया ब्लैक स्टोन का, बहुत सुंदर, जैसे कि मानो ताजमहल, जैसे कि मानो ताजमहल। तो सबसे पहले शेख चिल्ली के मकबरे को किसने हरियाणा का ताजमहल किया था? वो कहा था डेविस रास नाम के व्यक्ति ने। डेविस रास नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या कहा? डेविड रोस नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या कहा? ये तो मानो हरियाणा का ताजमहल हो। तो हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है भाई? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्लैक स्टोन से बना है। किसने बनवाया भाई? दारा सिंह ने बनवाया, इस बात का याद रखना। तो हरियाणा का ताजमहल कहाँ पे है भाई? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। शेख चिल्ली का मकबरा जिसको कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये बात आप याद रखना। यहाँ से एक पर्सन और मैं बताता हूँ, अभी एक पर्सन और यहाँ से मैं बताता हूँ। मैंने कहा था कि आगे अगर चीजें आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे अगर चीजें आएंगी तो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखो, अगर ये पूछ ले दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसको कहा जाता है भाई? ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। लेकिन ये पूछ ले दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो ये भाई किसको कहा जाता है आपको मैं बता दूं,
अभी अभी मैंने एक व्यक्ति का जिक्र किया था, एक शासक का जिक्र किया था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जिक्र किया था भाई, फिरोज शाह तुगलक का जिक्र किया था मैंने अभी। फिरोज शाह तुगलक हिसार में जाते हैं भाई घूमने फिरने के लिए, शिकार करने के लिए। और हिसार में उसको एक लड़की दिखती है जिसका नाम था गुजरी। और गुजरी से बोलता, जी आप पसंद आ गए, शादी करोगे, है ना। तो गुजरी भी भाई कहाँ मना कर पाई, गुजरी बोली ठीक है जी कर लो। भाई बादशाह है, गुजरी ने शादी कर ली। और गुजरी ने शादी करी तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि अब मैं बहुत बड़े बड़े कारनामे करना चाहता हूँ हिसार के अंदर। तो हिसार के अंदर पहले तो अगर मैं बात करता हूँ, इसको हिसार ए फिरोजा बोला गया, ठीक है। जैसे ही गुजरी और फिरोज शाह तुगलक का बेटा हुआ जिसका नाम क्या था, फतेह खान। क्या नाम था, फतेह खान। तो भाई फतेह खान जो था, अपने बेटे के नाम पर इसने क्या बसाया, फतेहाबाद बसा दिया। और जब इसके बेटे के नाम पे इसने फतेहाबाद को बसाया, तो साथ के साथ इसने कहा क्यों ना हम हिसार को भी बसा दे, तो हिसार भी इसी ने बसा दिया। ठीक है। अब हिसार के अंदर ही एक किला है जिसको हम हिसार का किला कहते हैं भाई, हिसार का किला। ये किला बनवाया इसने भाई। और इस किले में 4 गेट बनवाए। 4 क्या बनवाए, गेट बनवाए। नंबर 1 दिल्ली का गेट, नंबर 2 तलाक्की का गेट, नंबर 3 मौरी का गेट, और नंबर 4 नागौरी का गेट, का गेट। और साथ के साथ इसी में भी लाट मस्जिद, लाट मस्जिद वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, लाट मस्जिद पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, लाट मस्जिद बनवा दी। और साथ के साथ यहाँ पे बनवा दिया भाई गुजरी महल। और भाई साहब इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, सब राजे महाराजा आके देखने लगे, भाई ये तो बहुत सुंदर है यार, अपनी पत्नी की के लिए कितना सुंदर बना दिया। देखो, चाहे तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था और इसने भी कितना सुंदर ये गुजरी महल बनवा दिया, है ना। लेकिन उस टाइम के लोगों ने तो ये नहीं कहा होगा कि ये हरियाणा का ताजमहल है या फिर दिल्ली सल्तनत का ताजमहल है, क्योंकि ताजमहल तो उस टाइम पे बना नहीं होगा, है ना। क्योंकि पहले दिल्ली सल्तनत आई फिर मुगल, ये तो उससे भी पहले बन चुका, ताजमहल से भी पहले बन चुका। तो क्या हुआ, ये जो डेविड रास नाम का व्यक्ति था जिसने शेख चिल्ली के मकबरे को भी क्या कहा था, हरियाणा का ताजमहल कहा, उसी व्यक्ति ने गुजरी महल को भी क्या कहा कि भाई ये तो कि कहाँ का ताजमहल है, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल है भाई। किसका, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल। किसने कही ये बात, डेविड रास ने। डेविड रास नामक व्यक्ति ने इसको भी क्या कहा, ये तो दिल्ली सल्तनत का क्या भाई, ताजमहल है। तो ये बात आपको याद रखनी है भाई, हिसार का किला है जो है, इसके अंदर दिल्ली गेट, तलाकी गेट, मौरी गेट, नागौरी गेट, लाट मस्जिद, गुजरी महल, ठीक है, ये सारे का सारे उसी एक किले के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको मैं कर देता हूं अभी रफ, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कौन से नंबर पे आ गए हम। हाँ भाई, गुरुद्वारों का नगर हो गया, धनंजा लोगों की होगी, ये कुंभ बता दिया, गोल्डन सिटी की बात कर लेते हैं, सोनीपत ये भी कर दिया, ताजमहल पढ़ा दिया। उसके बाद उत्तर भारत का नंदन वन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है भाई यादवेंद्र गार्डन को। और ये यादवेंद्र गार्डन आपका पंचकुला के अंदर है भाई। कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। उत्तर भारत का नंदन वन किसको कहा जाता है, उत्तर भारत का नंदन वन किसको कहा जाता है, यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। और इस यादवेंद्र गार्डन के अंदर भाई आम्बों का मेला लगता है, आमों का मेला। तो आमों का मेला भी पूछ ले, किस गार्डन में लगता है भाई, यादवेंद्र गार्डन में लगता है। ठीक है, ये कहाँ पे आपका, पिंजौर पंचकुला के अंदर। अगर मैं प्रॉपर जगह बताऊं तो पिंजौर, पिंजौर पंचकुला के अंदर ये आपका गार्डन बना हुआ है। चलो अगला पढ़ते हैं, उत्तर भारत का खुजरोहा किसको कहा जाता है, उत्तर भारत का खुजरोहा। ये खुजरोहा क्या है, एमपी के अंदर खुजरोहा के मंदिर मिलते हैं बहुत ज्यादा। और भाई एमपी के बाद अगर मैं बात करूं उत्तर में, है ना, ये ऐसे इंडिया है ना, अगर मैं बात करूं अपने इंडिया की तो इस तरीके से है, ठीक है। ये है, ये जो नीचे वाला इधर इधर एमपी है ना। उत्तर में अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा उत्तर पड़ता है, उत्तर में खुजरो मंदिर
एक ही है, इसी वजह से उत्तर उसको क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का खुजरो। और वो कौन है भाई, बीमा देवी का मंदिर है जिसको उत्तर भारत का खुजरो कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। दोनों तीनों ये जितने भी मैंने पर्सन अभी लास्ट में बताए हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। पेपर में बार 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 आपके रिपीट होते हैं और इनको भाई छोड़ना नहीं है, याद कर लेना है ना। पेपर तो हमने छोड़ना नहीं है कैसे भी करके, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मुगलों का द्वीप किसको कहा जाता है? अभी अभी मैंने बताया, जो थानेसर के अंदर मैंने बताया शेख चिल्ली का मकबरा है, उसी को कहा जाता है। ये कॉमन सेंस से भी आप ठीक कर सकते थे। मुगलों का द्वीप किसको कहा जाता है? थानेसर को कहा जाता है, क्योंकि मुगलों का जो गुरु था वो क्या नाम था, शेख चिल्ली, उसकी वहां पे मकबरा बनाया गया था थानेसर के अंदर। चलो अगला प्रश्न है, हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? ये मैंने बता रखा है पहले, छछरौली यमुनानगर को कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश की अगर मैं बात करता हूँ, पहले कहाँ पे होती थी? चेरापूंजी में होती थी। आज के समय में कहाँ पे होती है? मासिन राम में होती है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही पूछ ले कि भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश, यानी कि हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छछरौली यमुनानगर। लेकिन अभी प्रेजेंट में ये पूछ ले हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है हरियाणा में, तो भाई यमुनानगर नहीं, अंबाला नसवर आएगा। दोनों तीनों तरीके से आपको समझना। क्या बोला मैंने? हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छछरौली को, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ ले हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? अंबाला में। चेरापूंजी इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती थी पहले, लेकिन अब चेरापूंजी में नहीं, अब मासिन राम में होती है ना। तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली यमुनानगर, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश की अगर बात करें तो कहां पे? अंबाला के अंदर होती है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का खनिजों का भंडार किसको कहा जाता है? भाई महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं, आपके मिनरल्स पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। हाँ, उसके बाद आगे अगला प्रश्न, पक्षियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? सुल्तानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुल्तानपुर। और सुल्तानपुर झील लिखा हुआ है इसमें। सुल्तानपुर ये झील तो है ही, साथ के साथ ये भाई नेशनल पार्क भी है। अभी नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ है इसको, ठीक है। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, इसको बनवाने में जो सबसे ज्यादा हेल्प की थी, उसका नाम था सलीम अली, जिसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सलीम अली, उसने मदद की थी। ये सुल्तानपुर जो झील है, ये किसके लिए फेमस है, या नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आते हैं, साइबेरिया से सार्स आते हैं उड़ के। यहाँ पे क्या आते हैं? सार्स, इंग्लिश में उसको क्रेन बोलते हैं। तो सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है भाई, हरियाणा के अंदर दो ही नेशनल पार्क है। एक तो हो जाएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरा अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पे, अगर मैं बात करता हूँ वो क्या है? कालेसर नेशनल पार्क। और कालेसर कहां पे पड़ता है भाई? यमुना नगर के अंदर। तो दो ही आपके हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क है। एक आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कहां पे पड़ता है? आपका गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और भाई दूसरा क्या है? कालेसर नेशनल पार्क, जो आपका कहां पे पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। और भाई ये किसके लिए फेमस है भाई? रेड फाउल के लिए फेमस है, ठीक है। जंगली मुर्गे के लिए फेमस है, लाल मुर्गे के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? भाई ये जो कुरुक्षेत्र को ही बोलेंगे वैदिक सभ्यता का पालना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु हरिद्वार किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। छोटा हरिद्वार किसको कहा जाता है हरियाणा में? इसको मैं पूरी को एक बार रफ कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? लघु हरिद्वार किसको कहा जाता है? यहाँ पे मैं एक स्लाइड ऐसे ले लेता हूँ और इसमें समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाँ भाई, क्या कहा मैंने? लघु हरिद्वार, है ना। लघु हरिद्वार, हरिद्वार किसको कहा जाता है? ले भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई पांडु पिंडारा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई पांडु पिंडारा को? क्योंकि भाई जो पांडव थे, 5 पांडव, उन्होंने अपने पितरों का पिंडदान कहाँ पे किया था? पांडु पिंडारा में किया था। और ये पांडु पिंडारा कहाँ पे पड़ता है? जींद में पड़ता है। देखो मैंने क्या कहा, जींद हरियाणा का दिल भी है। और आपको मैं बता दूं, जब माता सीता का स्वयंवर होने लग रहा था, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम भगवान शिव का धनुष तोड़ने के लिए जींद में से होते हुए गए थे, ऐसे माना जाता है, ठीक है। तो लघु
हरिद्वार कहाँ पे है भाई? पांडु पिंडारा के अंदर है, जो कहाँ पे पड़ता है आपका? जींद के अंदर पड़ता है। ठीक है, उसको आप क्यों हम लघु हरिद्वार बोलते हैं? क्योंकि जो पांडव थे उन्होंने अपने पितरों का पिंडदान यहीं पे किया था, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं भाई? लघु हरिद्वार बोलते हैं, छोटा हरिद्वार इसको बोलते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 52। हरियाणा का गया किसको कहा जाता है? गया, गया कहाँ पे है? गया बिहार के अंदर है। तो हरियाणा का गया किसको बोलेंगे? पेवा को बोलेंगे। और पेवा किस में पड़ता है भाई? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का गया किसको बोलते हैं? पेवा को। पेवा कहाँ पे पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 360 बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? बावड़ियों का शहर, 360 बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है भाई? ये पिंजौर को कहा जाता है। ये प्रश्न याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, इंपॉर्टेंट तो सारे ही प्रश्न है भाई, ये जितने भी मैं आज लेके आया हूँ, 100 200 300 400 जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके, ये सारे के सारे प्रश्न आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा प्रश्न मैं क्लास में नहीं बता रहा हूं जो पेपर के अंदर नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो इस बात का आप लोग याद रखना, ध्यान रखना। सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल A to Z आपको पढ़ने हैं, जितने मैं आज करवा रहा हूँ। 360 बावड़ियों का शहर पिंजौर को कहा जाता है। लेकिन अगर 360 तीर्थों का शहर पूछ ले, सबसे ज्यादा तीर्थ कहां पे मिलेंगे? हरियाणा में। कॉमन सेंस है, महाभारत युद्ध कहां पे हो? कुरुक्षेत्र। तो 360 तीर्थों का शहर किसको कहा जाता है? लेकिन वो किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ये बात आप याद रखोगे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगला प्रश्न भी भाई, इसके तो बारे में मेरे को 4-5 बातें बतानी भी पड़ेंगी। 68 तीर्थों का शहर किसको कहा जाता है? संगम किसको कहा जाता है? संगम। संगम के का मतलब क्या होता है? मिलना, इकट्ठा होना। ठीक है, 68 तीर्थों का संगम किसको बोला जाता है? 68 तीर्थों का संगम भाई। एक गांव था जींद के अंदर, था क्या? अभी भी है, जिसको हम हाट गांव बोलते हैं। कौन सा गांव बोलते हैं? हाट, हाट गांव। और ये भाई आपको मैं बता दूं, सोनीपत सफिद्दो जो है, सफिद्दो, सफिद्दो तो से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है ये, जींद के अंदर पड़ता है सफिद्दो भी। तो ये हाट गांव जो है भाई, यहाँ पर एक ऋषि रहता था जिसका नाम था ददीची, ददीची ऋषि। ठीक है, ये ऋषि रहता था भाई, ददीची ऋषि रहता था। और ये जो ऋषि था, यहाँ पर इंद्र भगवान आते हैं भाई। कौन आते हैं इस ऋषि के पास? हाट गांव में इंद्र भगवान आते हैं और कहते हैं कि आपकी हड्डियां दे दो हमारे को, फसली जो है, रिब्स जो है वो दे दो सारी की सारी। मेरे को एक अस्त्र बनाना है, उस अस्त्र का नाम क्या है? वज्र अस्त्र। अस्त्र बनाना है। तो ऋषि ने डिमांड करी, जी बाबूजी मैं अपनी हड्डियां दे दूंगा सारी की सारी अपनी। ठीक है, लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, इस हाट गांव के अंदर इतने तीर्थों के पानी को यहाँ पे इकट्ठा करो, संगम करो, बुलाओ, और उससे मेरा स्नान करवा दो, मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो इंद्र भगवान ने यहाँ पे कहा जाता है कि 68 तीर्थों के, यानी 68 तीर्थों के पानी को यहाँ पे बुलाया और उस दधीची ऋषि को यहाँ पे स्नान करवाया, और जब जाकर के उसने अपना शरीर छोड़ा। और इसी वजह से हाट गांव को क्या बोलते हैं भाई? 68 तीर्थों का संगम बोलते हैं। यहाँ पे इतने तीर्थों का पानी बुला दिया था, देख लो भाई, इंद्र भगवान ने इस ऋषि के लिए। और जब इसने अपनी हड्डियां छोड़ दी, और जब उसके पास उस अस्त्र बना, वज्र अस्त्र जिसको हम बोलते हैं, तो ये था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा के पेपरों के लिए बार बार पूछा जाता है। ऐसे ही पूछ लेंगे कई बार, हाट गांव किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? जींद में। या फिर यहाँ से पूछ लेंगे किस सिटी के पास पड़ता है? सफिद्दो के पास। ठीक है, अगला भाई, अगला प्रश्न है अमर शहीदों का गांव। अमर शहीदों का गांव किसको कहा जाता है? अमर शहीदों का गांव किसको कहा जाता है? ये ती गांव है भाई। क्या, कौन सा गांव है भाई? ती गांव। ती गांव को अमर शहीदों का, देखो शहीदों का पूछ ले तो किसको कहा जाता है? जज्जर को। लेकिन अमर शहीद पूछ ले तो ती गांव। ठीक है, ये याद रखना। अगला आप देखेंगे, अगली स्लाइड करते हैं, निकलते हैं। एग्रो हब किसको बोलते हैं भाई? करनाल को, सीधा याद कर लो इसको। छोटी काशी किसको बोलते हैं भाई? भिवानी और कैथल को। रीजन अभी बता देते हैं क्यों बोलते हैं। भिवानी को तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मंदिर बहुत ज्यादा है, मंदिरों की अधिकता की वजह से भिवानी को क्या बोलते हैं? भिवानी को क्या बोलते हैं भाई? छोटी काशी।
लेकिन कैथल को क्यों बोलते हैं भाई? कैथल की अगर मैं बात करता हूं, कैथल, कैथल को क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि वहां पर नव ग्रह कुंड बने हुए हैं। कितने ग्रह कुंड? 9 ग्रह कुंड। उन 9 कुंडों की वजह से कैथल को छोटी काशी बोला जाता है। ठीक है, तो भिवानी को क्यों बोला जाता है? मंदिरों की अधिकता की वजह से छोटी काशी कहा जाता है। और कैथल को क्यों कहा जाता है? नवग्रह कुंडों की वजह से छोटी काशी कहा जाता है। ये याद रखना है ना। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। हॉकी का गढ़ किसको कहा जाता है? हॉकी का गढ़ किसको कहा जाता है भाई? ये शाहबाद को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में पड़ता है भाई, कुरुक्षेत्र, शाहबाद कुरुक्षेत्र। ठीक है, रानी रामपाल शाहबाद की है भाई। ठीक है, जो हॉकी टीम की कैप्टन है। और आपको मैं याद दिला दूं, संदीप सिंह, संदीप सिंह को जानते हो? संदीप सिंह, ये भाई, इसकी अगर मैं बात करता हूं, संदीप सिंह जो है ये, जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है सुरमा, दिलजीत ने उसमें के अंदर एक्ट कर रखा है। तो ये भी भाई हॉकी का क्या रह चुका है? कैप्टन रह चुका है, हरियाणा का ही है। और पिछली जो हमारी विधानसभा थी उसके अंदर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री यही था भाई। संदीप सिंह ही क्या था? खेल मंत्री भी था भाई, है ना। ये बात याद रखनी है, अच्छी इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो आ गया भाई। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसको कहा जाता है? गुजरी महल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने पूरी की पूरी स्टोरी अभी थोड़ी देर पहले ही समझाई है। अगला प्रश्न है, सरस्वती नगर किसको कहा जाता है भाई? सिरसा। देखो, सिरसा एक ऐसा है भाई, सिरसा, सिरसा को याद करने का तरीका, से सिरसा, से सैरिस वन, से सिरसा, से सैरिस वन, से सिरसा, से संत, यानी कि संतों, संतों की नगरी, है ना। और से सिरसा, और से सिख, सिख भी सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? सिरसा। और भाई से सिरसा और सिरसा, सिरसा यानी कि सिरसा किसका ऊंचा होता है सबसे? सिरसा ऊंट का। किसका? ऊंट। तो ऊंट भी कहां पे मिलते हैं? सिरसा के अंदर मिलते हैं। और भाई यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया? सरस्वती नगर भी किसको बोलते हैं? से सिरसा और से सरस्वती नगर, और से सरस्वती और से सिरसा। तो सारे से इकट्ठे हो रहे हैं। और भाई अभी मैंने बताया सैरिस वन, यानी कि वन नगरी भी यही है ना। और भाई इन नामों से जाना जाता है। देखो आगे लिख भी रखा है, वन नगरी, संत नगरी, ये सारा का सारा मैंने बता दिया। सिरसा, तो याद रखना, से सिरसा, से सरिस वन, से सिरसा, से संतों की नगरी, से सिरसा, से सिख। और भाई से सिरसा और से, अगर मैं बात करता हूँ हमारा सरसा ऊंचा किसका होता है? सर, देख लो ऊंट का कितना ऊंचा सर होता है। तो ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? सिरसा के अंदर। से सिरसा, से सरस्वती नगर, और सिरसा के अंदर जब सैरिस वन है तो वन की नगरी भी सिरसा को कहा जाता है। ठीक है, और हमारे जो वो क्या नाम है उसके, गुरमीत राम रहीम, कहाँ से है वो? सिरसा से ही थे, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो सारे नाम है गुरमीत राम रहीम, है ना। गुरमीत, हाँ, संत गुरमीत राम रहीम, ऐसे बोल देंगे, संत गुरमीत राम रहीम। तो गुरमीत सिखों का नाम आ जाता है, राम से हिंदू आ जाता है, रहीम से मुस्लिम आ जाता है। ठीक है, तो देखो सारे नाम है अंदर, गुरु जी के नाम में है। चलो भाई, उसके बाद बात करते हैं, लघु रूप महासागर किसको कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भाई। लघु रूप महासागर, ये क्या है? ब्रह्म सरोवर। देखो मैं हालांकि पीछे ये बताने वाला था, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैं क्या बता आगे आ जाए, तभी बता रहा हूं इसको। क्या ये ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर जो है आपका, इसके बारे में देखेंगे हम। ये ब्रह्म सरोवर वही है, गांधारी के बेटे का क्या नाम था? सबसे बड़े बेटे का नाम गांधारी के, दुर्योधन। जब सारे के सारे बेटे मारे जाते हैं, कर्ण भी मारा जाता है। कर्ण के मारे जाने के बाद गांधारी कहती है कि बेटा आप नदी में जाओ, नदी में स्नान करके आओ, और विदाउट वस्त्र, आपने वस्त्र नहीं पहनने हैं शरीर पे, बिना वस्त्रों के आपने मेरे सामने आना है, और मैं आंखों की पट्टी उतार दूंगी और आपका पूरा शरीर पत्थर का बन जाएगा, आपको कोई मारने वाला पैदा नहीं होएगा, आप अमर हो जाओगे। तो दुर्योधन कहता है कि ठीक है मां, कर दूंगा ये काम। तो जाता है, स्नान करता है, और स्नान करके के बिना वस्त्र के ही चलाता है। लेकिन भाई वही कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान के सामने आता है, यार आप ऐसे नंगे क्यों जाने लग रहे हो बिना कपड़ों के?
तो कहता है कि माँ ने कहा है और माँ का तो हुक्म हमें मानना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल मानना चाहिए, बिल्कुल जाओ आप अपनी माँ के सामने। पहले तो उसको कहा कि देखो आज के समय में अपने माँ बाप की बात कौन मानता है, कोई भी नहीं मानता, और आप तो बड़े अच्छे आदमी हो। पहले तो उसको ठीक बता दिया। फिर आगे दूसरा रूप लेकर के पहुंचे कृष्ण भगवान। कहा भाई आप ऐसे बिना कपड़ों के कहां जाने लग रहे हो, कि माँ ने बुलाया, कि आपको शर्म नहीं आएगी अपनी माँ के सामने ऐसे जाते हुए, अरे कुछ तो शर्म करो, आप इतने बड़े हो चुके हो। बोला ये बात भी ठीक कह रहे हो आप, चलो मैं कपड़ा पहन लेता हूँ। तो वो कपड़ा पहन लेता है। फिर आगे जाकर के फिर कृष्ण भगवान रास्ते में मिल जाता है कि भाई आप कहाँ जाने लग रहे हो, कि मैं अपनी माँ के पास, मेरी माँ ने ये कहा था कि स्नान करके आप सीधा मेरे पास आओ बिना वस्त्रों के। वो बोलते कि आपने तो लेकिन वस्त्र पहन रखे हैं, तो आप तो अपनी माता का कहना नहीं मान रहे। तो फिर भाई दुर्योधन क्या करता है, फिर उतार देता है कपड़े। फिर आगे जाता है वो स्कूनी मामा जो होता है, स्कूनी मामा का बेस भर के कृष्ण भगवान गेट पे खड़े हो जाता है महल के बाहर। वो कहता है कि भाई कहाँ कहाँ चले बाबूजी, ऐसे बिना वस्त्रों के कपड़े पहनो। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ ने ऐसे कहा है कि बिना वस्त्रों के मेरे पास आना है। बोला यार माँ तो पता नहीं क्या कहेगी, आप सारी बात माँ की थोड़ी ना मानोगे यार, कुछ तो कर। ठीक है। वो कहता है ठीक है। वहां पे एक केले का पेड़ खड़ा था, उसके पत्ते तोड़े और अपने यहाँ पे ऐसे बांध लिए, कमर पे बांध लिया उनको, और कमर पे बांध के अपनी माँ के सामने गया। माँ ने पट्टी खोल ली, इतने सालों की उसकी तपस्या थी। और जैसे ही उसकी माँ की आंख उसके शरीर पे पड़ी, उसका पूरा का पूरा शरीर पत्थर का बन गया। लेकिन विधि का विधान कौन बदल सकता है। भीम ने एक शपथ ली थी कि जिस जंगा का अपने हाथ ऐसे मारते हुए द्रौपदी को कहा कि आ जाओ मेरी जंगा पे बैठ जा, मैं उसी जंगा को तोड़कर आपको मारूंगा। वही 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 जंगा बच जाती है बस। अब गांधारी कहती है बेटा ये क्या किया आपने, ये सारी कृष्ण की चाल है। ठीक है, कृष्ण भगवान की चाल है, ये आपने गलत करा। फिर अब ऐसा कर ब्रह्म सरोवर में जा और वहां पे तपस्या कर। हम कहते हैं कि वहां पे छिप गया था, लेकिन छिपा नहीं था, वो ब्रह्म सरोवर जाता है और उसके ताल में चला जाता है बिल्कुल, और तपस्या करने लग जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और पांडवों को यह पता था अगर इसकी तपस्या सफल हो जाती है तो हम इसको हरा नहीं पाएंगे कैसे भी करके। तो वहां पे वही बोलते हैं ना, गालियां देनी स्टार्ट कर दी, निकल बाहर, अब कहाँ पे छुप के बैठा है ये वो है, इस तरीके से। और भाई दुर्योधन को गुस्सा आता है और वो ब्रह्म सरोवर से बाहर निकलता है। और ब्रह्म सरोवर से बाहर निकलता है, वो लड़ाई करते हैं भाई, दुर्योधन कहाँ मरे, भीम से। और कृष्ण भगवान फिर इशारा करते हैं उसकी जगह की ओर कि इसके यहाँ पे मार। और जब वो भीम उसको मारता है तो जब जाकर के दुर्योधन की मृत्यु होती है इस ब्रह्म सरोवर के अंदर ही। और इसी वजह से इसको ब्रह्म सरोवर को क्या कहा जाता है, लघु रूप महासागर बोला जाता है ब्रह्म सरोवर को। भाई इस बात का याद रखना, ये आपके महाभारत के युद्ध की हिस्ट्री मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। संग्रहालयों का शहर किसको कहा जाता है। संग्रहालय इंग्लिश में बोलते हैं संग्रहालयों के म्यूजियम। तो म्यूजियम सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। और आपको मैं याद दिला दूं, एक मैंने नाम बताया था गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। इसी ने हमारा भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल था, जिससे हमारा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, यही तो वो बिल लेकर के आए थे गुलजारी लाल नंदा, है ना। तो मैंने गुलजारी लाल नंदा का नाम यूज क्यों किया, क्योंकि हरियाणा का पहला व्यक्तित्व संग्रहालय कौन बना था, कौन सा बना, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। और ये कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में भाई, पहला व्यक्तिगत, पहला व्यक्तिगत। और इसके बाद बहुत सारे बने हैं, जैसे देवीलाल म्यूजियम भी है और भी म्यूजियम है, लेकिन पहला अगर पूछ ले और बहुत बार पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गुलजारी लाल नंदा। और उस टाइम के ही हमारे होम मिनिस्टर थे भाई, होम मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर थे, कभी हरियाणा हरियाणा के सोच लो। ठीक है, इंडिया के होम मिनिस्टर थे भाई सेंटर के अंदर, इसी ने बिल पेश किया था लोकसभा के अंदर, है ना। चलो भाई अगला, गीता की जयंती स्थली कहाँ है, कुरुक्षेत्र। गीता जयंती कहाँ पे बनाई जाती है, कुरुक्षेत्र के अंदर बनाई जाती है। और ये भी इंटरनेशनल जयंती हो गई अब तो। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे बनाई जाती है भाई गीता जयंती, कुरुक्षेत्र में बनाई जाती है, हर साल बनाई जाती है ना, ये याद रखना। अच्छा, गीता से याद आया, गीता का उपदेश किसने और किसको दिया था और कहाँ पे दिया था। चलो ये आ गया, तुम्हें बता ही देता हूँ। गीता, गीता का उपदेश किसने और किसको दिया, कृष्ण भगवान ने, कृष्ण भगवान ने
किसको दिया था भाई? अर्जुन, अर्जुन को दिया था भाई गीता का उपदेश। कहाँ पे दिया था? थानेश्वर के अंदर, थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर ये दिया था। क्यों दिया था आपको मैं बता दूं। कर्ण जब युद्ध करने लग रहा था, देखो कर्ण दानवीर कहलाया, दानवीर अगर कोई हुआ तो कर्ण जितना दानवीर कोई नहीं हुआ। तो कर्ण की अगर मैं बात करता हूं, जब सबको ये पता था जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल है, इसको कोई हरा नहीं सकता। कितना भी बड़े से बड़ा अस्त्र छोड़ दे, वो इस कवच में जाकर के नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कर्ण क्या थे? सूर्य पुत्र भी थे। तो इंद्र भगवान ब्राह्मण का रूप भर के आता है और कहते हैं कि भाई मेरे को ये कवच और कुंडल दोनों ही चाहिए। कर्ण को पता था कि आप अपने असली बेस में आ जाओ, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं दान कर दूंगा ये, लेकिन आप अपना वास्तविक रूप दिखाओ। तो इंद्र भगवान प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, और अपना कवच और कुंडल दोनों ही दान में कर देता है। लेकिन फिर उसके बाद एक और हथियार था कर्ण के पास, भगवान शिव का धनुष। जब तक उसके हाथ में वो धनुष रहेगा, उसको कोई हरा नहीं सकता, चाहे अर्जुन हो या फिर कोई भी हो। तो जैसे ही वो युद्ध में अर्जुन के साथ रथ पे लड़ने के लिए गए, उसको एक श्राप था, जब भी आप युद्ध में लड़ोगे तो आपका जो रथ है वो मिट्टी के अंदर धस जाएगा। उसको ये श्राप था, धरती ऐसे फट जाएगी और वो आपका जो है रथ धस जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए रथ रथ के ऊपर अपना धनुष रख के नीचे उतरा और उसको ठीक करने लग रहा था भाई रथ को। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई मारो कर्ण को, लेकिन अर्जुन कहता है ये तो धर्म युद्ध के खिलाफ है। फिर याद दिलाता है भगवान श्री कृष्ण, फिर गीता का उपदेश देता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि भाई कुछ रूल रेगुलेशन नहीं होती है ना, आप करो काम। और भाई बिना हथियार के कर्ण को तो मार ही नहीं सकते थे अर्जुन, ठीक है। जब वो उसको रथ को ठीक कर रहे थे तो पीछे से वार करता है अर्जुन, और भाई कर्ण को इस तरीके से वहां पे अर्जुन क्या है मार देता है। और वहां पर गीता का उपदेश किसने? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात है भाई। अगला प्रश्न है भाई, मेडिसिन हब, यानी कि सबसे ज्यादा दवाई कहाँ पे बनती है, मेडिसिन कहाँ पे बनती है? ये पानीपत के अंदर बनती है भाई, ये याद रखना है, मेडिसिन हब। उसके बाद जुड़वो शहर, अरे सभी ट्विन ट्विन सिटी पूछा है, जुड़वा शहर, जुड़वो लिख करके जुड़वा शहर लिखना है, जुड़वा वो नहीं, जुड़वा शहर, ठीक है। जुड़वा शहर कौन सा है भाई? यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर कहा जाता है, ठीक है। यमुनानगर और जगाधरी, यमुनानगर तो डिस्ट्रिक्ट है और जगाधरी एक सिटी है छोटी सी, इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है। ये प्रश्न आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड। कास्ट ऑफ कॉटन, ये किसको कहा जाता है? ये पानीपत को कहा जाता है। अगला भाई, हरियाणा की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? फाइनेंस सिटी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, हरियाणा की फाइनेंस राजधानी। वैसे हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है भाई? चंडीगढ़ है, लेकिन फाइनेंस कैपिटल पूछ ले तो गुरुग्राम है। उसके बाद राजनीतिक, सारे के सारे राजनेता रोहतक में मिलेंगे भाई, ठीक है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, सारे के सारे रोहतक से निकले लगभग, है ना। तो उसके बाद और देखो जितने भी आज तक सीएम भी बने हैं ना, वो अहीर वाला क्षेत्र के नहीं बने। अहीर वाला क्षेत्र कौन सा? गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये जो सारा ये इस साइड साउथ हरियाणा जो है, यहाँ का बोला जाता है अहीर वाला क्षेत्र। इधर का कोई सीएम ही नहीं बन पाया। सारे कहाँ के बन रहे? उस साइड के बन रहे, रोहतक के, झज्जर के, भिवानी के, उधर के बनने लग रहे हैं सारे के सारे सीएम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 10 साल लगातार रहा, कहाँ का था भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा? रोहतक का है ना। गढ़ी सांपला से इलेक्शन लड़ता है ना, तो अब की बार भी गढ़ी सांपला से जीतते हैं। चलो भाई, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक, सारा का सारा संस्कृत कुछ कुरुक्षेत्र में होगा। उसके बाद हरियाणा की औद्योगिक राजधानी फरीदाबाद है भाई, है इंडस्ट्रियल कैपिटल क्या है? फरीदाबाद है। हरियाणा का दूसरा फाइनेंस कैपिटल कौन सी है भाई? वो पंचकुला है। पहली गुरुग्राम, दूसरी पंचकुला, है ना। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है, बहादुरगढ़, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है।
तो हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा। इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, हिंदी में भी, दोनों में। गेटवे ऑफ हरियाणा पूछ लेंगे, किसको? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। अगला भाई, दिल्ली का लौह दरबार किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भाई बल्लभगढ़ को, है ना। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? ये बहादुरगढ़ के किले को कहा जाता है। एक किला है बहादुरगढ़ के अंदर, उस किले को कहा जाता है सिंह द्वार, है ना। अगला भाई, कलसिया रियासत का किला। कलसिया रियासत का किला जो है, इसको क्या कहा जाता है भाई? रानी की खिड़की को कहा जाता है। ये कलसिया रियासत का किला किसको कहा जाता है? रानी की खिड़की। रानी की खिड़की को कहा जाता है। उसके बाद भाई, अहिरवाल का लंदन किसको है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अहिरवाल, अहिरवाल एरिया कौन सा? मैंने अभी बताया, साउथ हरियाणा वाला जो एरिया है, ये सारा अहिरो का है, ठीक है। और इनका लंदन किसको कहा जाता है? अहिरो का लंदन का किसको कहा जाता है? गुरुग्राम तो अब वो तो एक स्मार्ट सिटी बना है, लेकिन लंदन की बात करें तो ये रेवाड़ी को कहा जाता है भाई। अहिरवाल एरिया का लंदन किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है भाई, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, इस आर को कहा जाता है भाई। हिमाचल का प्रवेश द्वार भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। उसके बाद नारनौल का साइन बोर्ड चोर गुबंद को कहा जाता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे भाई, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। मेरी बात सुनो भाई, हरियाणा सीईटी का जो पेपर है वो आपके अप्रैल मई के एंड में जरूर से भी जरूर हो जाएगा। अभी अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से खींच दो। और भाई वीडियो देखा करो, दबा के शेयर करा करो, कमेंट कर दिया करो और लाइक भी ठोक दिया करो, ठीक है। चलो भाई।